Hello, salam, namaste. Welcome to another episode of Duck Out Show. आज बात करेंगे हम लोग थोड़ा क्रिकेट पे जो आज रैप अप हुआ है फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है विद 4 विकेट्स डाउन उसने स्कोर किए 332। जैक क्रॉली इज ऑन 171 और बटलर अमेजिंग बटलर इज ऑन 87 नॉट आउट। डिस्कशन में आज मेरे साथ हैं इमरान, मंसूर और मोहसिन। मैं सबसे पहले सवाल करूंगा इमरान से। इमरान, क्या समझते हैं आप? 300 लग रहा है क्रॉली जिस तरह स्कोर कर रहा है कि 300 कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा फर्स्ट टाइम? यार इतनी बुरी भी हमारी नहीं है नहीं है बॉलिंग कि हम 300 करने। आई थिंक उसको पहले 200 करना चाहिए। और उसकी मैंने गेम देखी है, बहुत कम्पैक्ट टाइप सी गेम है। मगर फिर भी आई डोंट थिंक इस बंदे को 170 समथिंग करना चाहिए था हमारे खिलाफ। सो आई एम होपिंग कि उसको हम सुबह में न्यू बॉल ही है अभी तक, आई थिंक सो होपफुली उसको आउट कर दें जल्दी। और वो बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाएगा कि जो आप कह रहे हो कि 300, तो वो तो प्लीज यार नहीं, वो सुपरस्टार हम उसको जो बना देंगे शुरू से ही। चलो मंसूर, तुम्हें याद है जिस तरह हम लोग पाकिस्तान गया था ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी 2-3 विकेट शूज में गिर जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते थे कि आफ्टर दैट कोई इतना ज्यादा स्कोर नहीं होता था, इतनी ज्यादा विकेट नहीं ले पाती थी पाकिस्तान की। तुम्हें क्या लग रहा है कि बटलर भी 100 करेगा? और क्या पाकिस्तान जो है वो थोड़ा जो है ना वो उसकी फाइटिंग स्पिरिट मिसिंग लग रही है तुम्हें कि नहीं? 2 क्वेश्चन हमारे। लग रहा है जैसे इंग्लैंड खेल रहा है जिस रन रेट से खेल रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो ये ज्यादा टाइम लेंगे। ये कल मेरा ख्याल है लंच या मैक्सिमम टी तक खेलेंगे, क्योंकि आगे बारिश का भी चांसेस हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर बना के पाकिस्तान को जल्द से जल्द बैटिंग कराएंगे कि ताकि उन रिजल्ट आए। और क्रॉली का 300 नहीं, मुझे लगता है 250 तक के बाद शायद वो डिक्लेयर करें। और बटलर का 100 होता हुआ और 100 के बाद थोड़ा सा तेज खेल के 150 तक जाने का लगता है मुझे होगा। वो जिस स्ट्राइक रेट से ये बटलर खेल रहा है, आपको क्या लगता है कि यार बटलर जो है वो 150 अगर वो जबरदस्त स्ट्राइक रेट और तेज कर लेता है और ज्यादा रन रेट फास्ट कर लेता है, तो क्या 200 जाने का है उसका? मुझे तो बहुत सॉलिड लग रहा है, तुम क्या कहते हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना टाइम वेस्ट करेंगे। बारिश का पहले ही है सारा सिलसिला वहाँ पे मैच के बीच में। इंग्लैंड विल ऑलवेज गो फॉर द रिजल्ट। उनको नहीं चाहिए कि टाइम वेस्ट करके पर्सनल प्रेफरेंस देके प्लेयर्स को कि जी आप 150 200 कर लें या 250 300 कर लें। वो उन चीजों को नहीं देखेगा। वो देखेगा अगर एक दफा जब बोर्ड पे अच्छा स्कोर सेट हो गया है, वो डिक्लेयर करके पाकिस्तान को 2 दफा आउट करना। मैं यही बात कर रहा था। आई थिंक को डे एंड अ हाफ चाहिए पाकिस्तान को 2 दफा दोनों इनिंग में थ्रू आउट 20 विकेट लेने के लिए। इनको इतना टाइम चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर एक दफा इन्होंने 400 क्रॉस करके 500 क्लोज गए तो पाकिस्तान इसको सस्टेन कर पाएगा। ऑलरेडी मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। हमारी तरफ से अगर हमने ड्रॉ किया तो विक्ट्री होगी, अनलेस के कोई मिरेकल होकर। आज नई बॉल ले ली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नई बॉल आएगी तो शायद थोड़ा सा कहीं पे विकेट निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 ओवर भी हो गए नई बॉल के साथ। तो आई डोंट नो, सुबह ओवरकास्ट कंडीशन के साथ में जाके अगर कोई अगर रिकूप करते हैं और कोई अच्छी बॉल डालते हैं तो हो सकता है कि कोई हमारा चांस बन जाए। ठीक है। टोटल स्कोर क्विकली अगर तुम लोग से एक जल्दी क्विकली जस्ट एक स्कोर ले लूं कि व्हाट डू यू थिंक इज गोना बी द फाइनल स्कोर जिस पे इंग्लैंड जो है आउट होगा या डिक्लेयर करेगा? मेरे ख्याल से 500 तक वो जाएंगे। आई डोंट थिंक दे गोना ट्राई टू जिस तरह का जो मोहसिन ने कहा कि दे डोंट ट्राई टू गो फॉर देयर पर्सनल कि भाई मैं 200 कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक दे विल गो फॉर मे बी इवन 480 490। वो ऐसा रखेंगे स्कोर कि पाकिस्तान विल गो फॉर इट और ट्राई टू गो फॉर इट, और उसी में वो लग रहा है कि मे बी 100 200 में हमें आउट कर दें। तो आई थिंक दैट वुड बी देयर स्कोर। और वो सही कह रहे हैं कि लंच तक में भी वो करेंगे बैटिंग। सो सही। मंसूर और मोहसिन, तुम दोनों में से कोई भी ये क्वेश्चन ले ले। अगर लेट्स से के आई थिंक मोहसिन तुमने से थोड़ा टच भी किया है, लेकिन अगर लेट्स से के 500 ये स्कोर कर देते हैं जैसे इमरान ने कहा, तो पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हैं कि इनिंग्स से हार जाए
या फिर यू थिंक कि पाकिस्तान के पास इनफ बैटिंग पावर है, जैसे हमने देखा कि फर्स्ट 2 टेस्ट मैच में जिस तरह उन्होंने खेला कि वो 500 तक एटलीस्ट ले जाएं और फिर कि वहां से फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड 450 तक भाई जाएंगे और हमें इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि हम इनिंग्स से डिफीट अभी तो फर्स्ट डे था, अभी बहुत स्टार्टिंग ही है, अभी आप देखें कल क्या होता है। तो और ये पिच को आप थोड़ा ये इजी है बैटिंग के लिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई इतना हमारी बैटिंग इतना बुरा करेगी, तो लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए उनको। हमें तो हमारे लिए तो ये सीरीज बराबर करनी है, तो हमें ऑल आउट जाके इसको जीतना है टेस्ट को। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि एग्रेसिव आके एग्रेसिव बैटिंग करें। अगर ये डिफेंसिव जाएंगे या माइंडसेट कर लेंगे कि हमें ड्रॉ करना हमारे लिए विक्ट्री होगी, तो ये 100% हारेंगे। तो इसमें चाहिए हारना तो है ही आपको, और अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छे रन रेट से खेलें, ठीक है इंशाल्लाह आगे। मुझे लग रहा है कि इनका जो अगर ये ऑल आउट नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी बैटिंग कंडीशंस अच्छी हो, मेरे ख्याल से प्रेशर पाकिस्तान टीम पे होगा, क्योंकि उनको पता है कि उनको ये टेस्ट मैच जीतना है ताकि सीरीज बराबर हो, ठीक है। तो प्रेशर पाकिस्तान पे रिगार्डलेस ज्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्कोर जस्ट लाइक यू गाइस सेड 400 तो क्रॉस कर रहा है मेरे ख्याल से। नंबर 1 नंबर 2 ये कि जब पाकिस्तान बैटिंग करने आएगा और अगर ऑल आउट नहीं गया, दे आर गोना लूज, सही है। तो माइट एज वेल ट्राई कि भाई जो ना पॉजिटिव अप्रोच से जाएं और अच्छे शॉट्स खेलें, नॉट ओनली के खाली डिफेंड करें। लेकिन आप बैटिंग देखो अगर इन द पास्ट जो हमारा जो बैट्समैन जिन्होंने स्कोर किया है, बेसिकली एक इनिंग में वो कोई शाइन हो गया, ऐसा ही है जैसे बस रिजवान ने कर दी 50 आपकी, शान मसूद ने 150 किया, और बाबर आजम जो ऑन एंड ऑफ है अभी तक बड़ा कोई ऐसा कोई बहुत इंप्रेसिव स्कोर या मैच विनिंग इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हुआ। तो आप इस बैटिंग लाइनअप से आपकी एक्सपेक्टेशन रखें, थोड़ा सा जो है ना हार्श होगा, आप अपनी उम्मीदें नीचे रखें और बस दुआ करें, कहीं पे दुआ कबूल हो जाती है तो फिर ये कहीं पे कुछ हो जाता है। अदरवाइज अभी इनसे कुछ उम्मीद नहीं है कि अजहर अली ने आके आपको ऊपर से स्टार्ट देना है। आप उसके साथ शान मसूद है जो 150 करने के बाद इन्फॉर्म होने के बाद 0 पे आउट हुए हैं, और फिर सेकंड इनिंग में भी वो फेल हुए। सही बात है, नहीं सब समझ रहा हूँ। थोड़ा सा हमारे बैट्समैन पे एडिशनल प्रेशर होगा, अजहर अली पे, अरशद शफीक पे, क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन हिलती हुई नजर आ रही है टीम में। अगर वो हिलती नजर आ रही है, आई थिंक वो भाई अब अगर नहीं स्कोर कर रहे हैं, आई थिंक कि वो डन है। अब तो उसकी मतलब कोई चांस नहीं बचता ना, लाइक व्हाट इज देयर। अगर इस पे भी लेट्स से मीगर रन्स पे आउट हो जाते हैं, ठीक है, 5, 10, 15, 20, अनलेस दे गो एंड सेव द टेस्ट मैच, बहुत मुश्किल है। मुझे असद शफीक का खास तौर पे बात वही है कि हम इन प्लेयर्स के साथ भी हार रहे हैं, तो हमें नया टैलेंट लाना चाहिए। सही बात है, मतलब ये 2-4 और मतलब उन लोगों को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि हम इन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। अजहर अली या असद शफीक 1 साल या 2 साल इनकी मैक्सिमम क्रिकेट बाकी है, हमें उसके आगे देखना चाहिए और उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। हाँ सही बात है, ये तो मैं एग्री करता हूँ कि एटलीस्ट आपको कैप्टन तो ढूंढना पड़ेगा। कोई भी कैप्टन हो इस सीरीज के बाद अगर ये नहीं जीतता है तो इसकी मतलब आप ये देखते आए कि 3-4 विकेट्स के बाद अगर एक पार्टनरशिप भी लगती है तो हमारी पूरी टीम बैकफुट पे चली आती है। वो विकेट लेते ही नहीं है, मतलब वेट करते हैं कि कोई बैट्समैन खुद ही गलती करे तो हमें वो सिलेक्शन का भी था प्रॉब्लम, जिस तरह चांसेस क्रिएट नहीं करते। आज जो तुम कह रहे हो ना, ये हम लोग वेट कर रहे हैं विकेट का, ये थोड़ा ज्यादा लगा आज जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान 4 आउट होने के बाद 127 पे 4 आउट हो गए थे, उसके बाद मुझे लगा कि ना कि हम वेट कर रहे हैं वही वाली क्या हमें विकेट मिल जाएगी। मगर ये उसका भी सिलेक्शन का मसला भी है, आई थिंक ये सिलेक्शन का भी मसला था। चांसेस भी निकले हैं, बॉल शॉर्ट ऑफ द फील्डर पड़ी है, तो वो मुझे कहीं पे लगता है फील्ड एडजस्टमेंट और वो स्लिप पे कैच निकला है, स्लिप पीछे खड़ी की थी। थोड़ा सा आपको जरा से ना अडॉप्ट करना पड़ता है कि जरूरी नहीं है अगर आप 10 कदम पीछे खड़े होते हैं 10 कदम पीछे खड़े हो, आप देखते हैं पिच का क्या रिस्पॉन्स है, क्या है, स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को कहें एग्रेसिव रहे, क्योंकि इंचों से हुआ एक आबिद अली के आगे बिल्कुल उसके हाथ पे ही पड़ा है कैच, आई थिंक बटलर ही था, तो उसने क्लेम तो नहीं किया, उसने पहले कह दिया कि नहीं है, लेकिन वो कैच हो सकता था जरा सा अगर वो इन होते, लेकिन आफ्टर टाइम भी थोड़ा टाइम के बाद इतना डिफेंसिव और इतने ये डिसहार्ड हो जाते हैं
के मैच में इनका दिल कर रहा होता है बस यार ये दिन खत्म हो, घर जाएं, आराम करें, कल आएंगे यार, बस देखेंगे कल जो भी होता है। आई थिंक तुम रेड बुल वगैरह की थोड़ी जरूरत मुझे लगती है ज्यादा है वहां पे उस टाइम पे। क्विकली बात कर लेते हैं जरा सा, रेलेवेंट टॉपिक है, मे बी टू अर्ली, लेकिन यार नसीम शाह जिस तरह मैं देख रहा हूँ ना, नसीम शाह मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। आई मीन बाबर आजम ने शो कर दी थी परफॉर्मेंस आते ही के यू नो बाय दिस टाइम यू नो 6 months in 7 months in कि यार एक आज जो है, आई थिंक टू अर्ली आपका कहना। एक मिनट कंप्लीट कर लूं, मुझे लग रहा है कि जो है ना ये इतनी विकेटें ले नहीं पा रहा। ये चलो विकेट लेनी तो एक आर्ट होता है, वो आप सीखते हो, लेकिन एक जो बॉलिंग होती है ना कि आप उसको एग्रेशन होना, उसको लेंथ पे पिच करना, एग्रेशन दिखाना और होना एक चीज है, लेकिन यू नो वेयर यू बॉल, वो जो एटीट्यूड है ना इज मिसिंग। मोहसिन तुम क्या कह रहे थे? थोड़ा सा उसके साथ भी आप जा रहे हो, अभी स्टार्टिंग है इसका, बाबर आजम काफी टाइम बाद स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में फ्लरिश किया है। शुरू में वो बहुत फ्लॉप हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। इसको ले गए थे नसीम शाह को ऑस्ट्रेलिया में, इतना वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी जो होम सीरीज हुई थी, और ये दोबारा इंटरनेशनल कंडीशंस में खेल रहा है। आई थिंक लाइन ऑन लैंड, उसकी एनर्जी, उसकी लाइन लैंड स्विंग और एक्शन, एवरीथिंग इज फ्लॉलेस। It's just a little adjustment that bowling coach have to talk to him कि आप वहाँ पे जब पाकिस्तान में थे, आप इस लाइन पे या लाइन पे बॉल कर रहे थे, आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, मे बी he needs to ball a little fuller और बैट्समैन को अटैम्प्ट कराए, क्योंकि ये डिफेंसिव बॉलिंग कर रहा है। और बॉलिंग में मुझे ऐसा कोई मुझे ना उसके नजर नहीं आ रहा कि कोई कहीं पे प्रॉब्लम है। It's just little adjustment, once he's done that he'll be okay, he'll be fine। इमरान तुम्हें क्या लगता है? I mean बाउंसर्स मुझे लगा थोड़ी मिसिंग है, मुझे लगा थोड़ी यॉर्कर्स मिसिंग है, वो जो होती है ना, जैसे वकार, इसका कोच वकार है, राइट? वकार इज द कोच फॉर फास्ट बॉलर्स। जो इन स्विंगिंग यॉर्कर चलो नहीं हो रही, लेकिन एक जो यॉर्कर बॉल होती है, आपको कैसा लगता है कि हमें यू नो क्या मिसिंग है ओवरऑल तुम्हारे लिहाज से? I agree with जो है मोहसिन के साथ मैं एग्री करता हूँ कि उसने I think he's doing good enough, मगर I think bigger issue जो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, वो ये है कि हम 4 बॉलर हैं, so we are using him throughout the day। अगर ये बॉलर को आप एक्सक्लूसिवली यूज करते, जो हमने कल बात की थी, अगर ये एक्स्ट्रा बॉलर डाल देते हैं मे बी सुहेल खान को, तो उस पे क्या होता है कि इसको फिर आप देते 2 या 3 आवर्स का बर्स्ट देते हैं, गो ऑल आउट, जिस आप कहते हैं पिच इट अप बॉल करें, उस पे आपको ये भी रिस्क होता है कि भाई यू नो यू गोना गो फॉर रन्स बट यू कैन आल्सो गोना गेट जो विकेट्स। मगर अब इसको कहा गया कि आपने लाइन ऑन लेंथ, आपने रन भी जो बचाने हैं और आपने थ्रू आउट द डे भी बॉल करनी है, तो आई थिंक उसको यूज ठीक नहीं किया जा रहा। आई थिंक इज अ गुड बॉलर, मैंने देखा था उसका बॉल अभी भी वो 18-8 यू नो 88 वो 90 के पास बॉल कर रहा है, उसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है। बाउंसर मैं एग्री करता हूँ, उसके थोड़े बाउंसर बहुत लेग साइड पे जा रहे हैं, he needs to start bowling at the ribs, exactly, he needs to ball it, but I think a pitch भी आ जाती है, maybe the pitch is also उसके अंदर कोई juice नहीं है pitch में, I think so that's another you know factor। और end of the day आपको 17 साल का तो है, अभी आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे? I mean थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए। Maybe that's a good point, maybe that's the key point। वो ये key point में ज्यादा है कि यार अभी तो उसकी एज भी इतनी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें ना कि अगर बहुत क्विकली तुमसे मंसूर क्या नाम है मंसूर, मैं चाहूंगा इस पे कमेंट कि जब आमिर आया था, राइट, उसने आते ही जो है ना विद इन फ्यू गेम्स उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया था, राइट। उसने 2009 का वर्ल्ड कप याद है जिसमें वो गया था, फिर ऑस्ट्रेलिया में वो लेके गए थे उसको। कैसे कंपेयर करते हो दोनों को? मतलब वो आमिर का तो अलग टैलेंट था, मतलब। और दूसरी बात ये है कि आमिर भी आके ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड में गए, वहाँ पे थोड़ा सा पिचेस की भी हेल्प मिलती है, और फिर आमिर और थोड़ा सा मैच्योर आए थे, मतलब मेरा ख्याल है 16 साल या 15 साल में तो नहीं आए थे, 17-18 साल, और पीछे से थोड़ा सा खेलते आ रहे थे वो। ये नसीम शाह तो शायद इनको डोमेस्टिक की भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, इनको आपने बस सिर्फ पेस की बेस पे इनको आपने टीम में सेलेक्ट किया है, तो थोड़ा सा है, अभी एज है उनकी, थोड़ा जितना खेलेंगे मैच्योरिटी आएगी। पेस है लेकिन मैच्योरिटी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी स्टिल उसने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं करी है। ये इस आज के दिन आप अगर देखते हैं तो आज बॉलर्स को कोई हेल्प किसी बॉलर को नहीं मिली। आपके अब्बास हैं, मतलब वो टॉप रैंकिंग प्लेयर है, उनको भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी पिच से, तो आज की परफॉर्मेंस पे आप उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन वो हैं, अच्छे बॉलर हैं, और आपको 2-4 टेस्ट के बाद थोड़ा नजर आएगा उनमें चेंजेस। चलो
अच्छा, तो that's pretty much what we have, and unless कि तुम लोगों के पास कोई discussion point है first day के बारे में, I guess not. बस हम ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान शुरू की ले 2-3 विकेटें, so maybe we can make like a game out of it. Otherwise जिस तरह आपने कहा अगर 400-500 हो गया तो वो फिर मैच सेविंग में आ जाएंगे. So let's hope कि हम लोग ले. बिल्कुल, इनका ये लास्ट प्लेयर है जो बैट्समैन है, इसके बाद तो टेल एंडर शुरू हो जाएंगे. वो भी टेल एंडर नहीं है भाई. फाइट करते हैं. I mean, okay, तो वो रन्स का जो फ्लो चल रहा है कि जिस रन रेट से वो खेल रहे हैं थोड़ा सा स्लो हो जाएगा इन दोनों बैट्समैन. चलो मंसूर, उसके बारे में हम कल बात करेंगे. Let's talk about it tomorrow. Quickly, T20 के जो नया स्क्वाड रिलीज हुआ है, तुम लोग क्या कहते हो? I think personally, let me just start on that. Shoaib Malik, I think, should be an exception. He should not be there. आप और खिलाना फवाद आलम को लेके आ सकते थे वापस. That's the only thing I have. I think otherwise मुझे लगा कि काफी बेस्ट है, काफी सही है जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है. लेकिन मलिक को मेरे राय है कि मलिक को टीम में होना चाहिए. इमरान क्या होना चाहिए. हफीज को भी होना चाहिए. मतलब हमारे पास इनके बैकअप पे कोई प्लेयर्स नहीं है जो हिटर हैं. मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि T20 ये गेम है कि आपको शुरू से पहली बॉल से ऑल आउट जाओ. आपको मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि कोई ऐसा बैट्समैन हो जो आपको बीच में आके थोड़ा सा स्टेबल करे, इनिंग्स को जोड़े. तो मेरा ख्याल है हफीज और मलिक जो है टीम में अच्छे इंक्लूजन है. ओके Imran, yeah. So Imran, quick question. We don't have that much time left. लेकिन जो मलिक को कैसे देख रहे हो? उसकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से तो इतनी अच्छी नहीं रही recent times में in T20 specifically. I agree. I think उसको हम बहुत अच्छे से डाल रहे हैं T20 में, और मैंने अभी तक उसकी कोई मैच विनिंग इनिंग मैंने कोई I think maybe साल हो गया नहीं देखी. So I don't think उसकी बनती है जगह. उससे अच्छा है कि आप कोई और डालें जो है नया प्लेयर डालें. हैदर अली को डाल सकते हैं because अगर उसको डाला तो it's going to be at the cost of हैदर अली या somebody else. So I rather have him. हफीज I think अभी भी जगह बनती है उसकी, अगर because he can also ball. So ठीक है. मोहसिन, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो है हफीज और मलिक जो है ये तुम्हें अजहर अली और असद शफीक में तो टर्न इन होते हुए नहीं देख रहे कि यार अभी तो हम लोग उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको खिलाना चाहिए, लेकिन आफ्टर द सीरीज बोलेंगे यार दिस इज द सेम सिचुएशन? नहीं, वो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस दे देंगे. वो कुछ प्लेयर जो है ना पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान नंबर 1 इतने टाइम तक इसीलिए रही कि उनके पास कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर्स थे इनकी बैट पे इन्होंने ये रैंकिंग मेंटेन करी. उसमें से ये मलिक और हफीज जो है ना टॉप 2 में टॉप 3 में मैं कहूंगा ये आएंगे ये. ठीक है. लेकिन अब एज के साथ आई थिंक फायर पावर इज मिसिंग. अब मलिक का वो वाला नहीं है. थोड़ा सा जब स्टार्ट किया था इसने T20 उस वक्त जरा डिफरेंट बॉल गेम था. उस वक्त 140 भी डिफेंड हो जाता था पाकिस्तान टीम से, 150 भी डिफेंड कर लेते थे. अब बॉल चेंज हो गई है. अब टीम जो है वो 180-190 के करीब जाती हैं. और आई डोंट थिंक इसमें इतना है कि अगर खड़ा हो अकेला सिंगल हैंडेडली इस तरह से इतना हाई स्कोरिंग मैच जो है ना चेस करे. फवाद आलम को कहा, फवाद आलम अगेन वो इट कुड बी अ गुड प्लेयर, लेकिन वो T20 स्पेशलिस्ट नहीं है. एंड ऑफ द डे मैं ये कहूंगा उसको फायर पावर नहीं है. द T20 इज ऑल अबाउट फायर पावर कि कितना आप आके वहां पे कितना टाइम लेते हैं सेट होने में, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग द स्ट्रोक्स. चलो सही है यार. थैंक यू गाइस फॉर योर ओपिनियंस टुडे. बड़ा जबरदस्त रिव्यू रहा इस दफा भी. लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये बात लोगों ने काफी एनालिस्ट और काफी लोगों ने कही है फवाद आलम के बारे में कि उसे छक्का नहीं लगता. लेकिन जब फवाद आलम से पूछा गया ये बात तो उसने कहा है कि यार there is nothing of sorts. तो चलो सही है. थैंक यू एवरीबॉडी. और कल फिर हम उसने कहा होगा कभी लग भी जाता है. ये नहीं कहा था उसने, लेकिन anyway let's leave it. So let's end the show. Thank you everybody for joining today. तो फिर इंशाल्लाह फिर हम लोग फिर बात करेंगे tomorrow इसी like around this time, and then we're gonna discuss second day's play. ठीक है. Take care guys. Bye bye guys. Okay, love you.